ये जीत जो है ना इंडिया के लिए, ये उन जीतों में से है जिन जीत को आप बाद में ना चेरिश करते हो, जिनको आप बाद में याद करके ये सोचते हो कि नहीं यार, इस जीत को हासिल करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ी थी। ये वो जीत है जिसके लिए पूरी टीम को साथ आना पड़ा था। ये वो जीत है जिसकी जरूरत इंडिया को बहुत ज्यादा थी। इसलिए नहीं कि इंडिया को सेमीफाइनल में जाना था, बल्कि इसीलिए कि उन सब लोगों की बोलती बंद करानी थी जिन लोगों ने साउथ अफ्रीका से हार के बाद में कहा था कि इंडिया अभी भी अपनी प्लेइंग 11 की पजल को सॉल्व नहीं कर पाया है। एंड आप सबसे बेहतरीन बात को यहां पर समझिए, संजू सैमसन ने अपने रिडेम्पशन के लिए कौन सा दिन चुना। संजू सैमसन पिछले 3 महीने से जिस हॉट सीट पर बैठा हुआ है ना, उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। सिंपैथी टैंक उसके लिए खत्म हो रहा है। हमने खुद ही बात करी थी इस बारे में कि यार बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कैसे इसको लेकर जाएंगे। लेकिन ये जो ऊपर बैठा हुआ है ना भाई, अगर आपको उसके ऊपर भरोसा है तो वो आपके लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा कि आपको मौका मिलेगा। संजू सैमसन के साथ में भी ऐसा ही हुआ भाई। दक्षिण अफ्रीका से जब हमारी टीम हारी तो उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए कॉम्बिनेशन के ऊपर, एंड उसके बाद पीएनसी लगाए गए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर नजर दौड़ाई गई। एंड जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई, एक चीज पक्की थी कि संजू सैमसन को वापस टीम में लाना पड़ेगा। इस लड़के ने आज जो इनिंग खेली है, ये वो इनिंग है जो कि हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मिस कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया आज कोई छोटा मोटा टारगेट चेज नहीं कर रहा था। आप समझिए, जब आप एक वर्चुअल नॉकआउट में बैठे हुए हो, जब आप एक ऐसे मैच में बैठे हुए हो कि अगर आप हारे तो आपका वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा, तो आपको इस बात को मेक श्योर करना होता है कि आप उस मैच को जीतो। इसीलिए उसको डू और डाई कहा जाता है। एंड ऐसे मैच में जब आप 195 रन के टोटल को चेज करने के लिए उतरते हो, तो ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ नुमा टारगेट होता है। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ एक चीज थी, और वो थी हमारा पॉजिटिव इंटेंट, हमारी ग्रिट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टॉस। आज इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारे में आपको समझना पड़ेगा कि बॉलिंग करने का जो फैसला था ना, वो बहुत शानदार इसलिए था क्योंकि सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन ड्यू आई। एंड इस पिच के ऊपर, जो ईडन गार्डन की पिच थी, इस पिच के ऊपर चेजिंग टीम हमेशा बहुत कंफर्टेबली ही अंदर जाती है ना। अब इंडिया का जो मैच होने वाला है वो इंग्लैंड से होगा। सेमीफाइनल में ये बात तय हो चुकी है, इंडिया अब इंग्लैंड के अगेंस्ट उतरने वाली सेमीफाइनल में। एंड यहां पर अब पूरा सिनेरियो सेट हो चुका है, क्योंकि इंग्लैंड भी इस समय हैरी ब्रुक के ऊपर ही चल रही है, तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से चलता है। बट आज के मैच की अगर हम लोग बात करें, हर तरीके से एक क्लिनिकल विन जिसको आप कह सकते हैं, हर तरीके से एक कमांडिंग विन जिसको आप कह सकते हैं। डोमिनेटिंग में नहीं कहूंगा क्योंकि यहां पर वेस्ट इंडीज ने भी बहुत अच्छा गेम दिखाया, एंड कहीं ना कहीं इंडिया को लोग आखिरी ओवर तक लेकर गए। प्लस 18th ओवर तक तो इंडिया को उन लोगों ने चेक पे भी रखा कि नहीं यार, तुम जीते नहीं हो, तुम्हें जीतना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि इंडिया को यह जीत बहुत आसानी से मिल गई हो। एंड इस पूरी स्क्रिप्ट में सबसे शानदार जो रोल था वो था संजू सैमसन का। बंदे ने 4 छक्के मारे, 12 चौके मारे, ऑलमोस्ट 190 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। मतलब इतने बड़े मैच में जब आप इस तरह की पारी खेलकर जाते हो ना, तब आप अपना लेवल को यहां से यहां पहुंचा देते हो। एंड संजू सैमसन ने, मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद नहीं है कि इतने बड़े मौके पर आकर इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस आखिरी बार कब दी थी। संजू सैमसन नो डाउट एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन 20-30 के जब आप स्कोर बनाते हो ना, और आप 50 के आंकड़े को भी पार नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। और यही कारण है कि संजू के ऊपर भी लगातार उंगलियां उठती रहीं, क्योंकि जब मौके बड़े होते थे तो संजू में स्टैंड में खड़े हुए दिखाई दिखते थे। लेकिन इस बार के मैच में संजू ने न सिर्फ एक बहुत ही मैच्योर इनिंग्स खेलकर हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी, बल्कि बंदा हाफ सेंचुरी के बाद रुका नहीं कि हाँ चलो ठीक है, बड़े मैच में हाफ सेंचुरी हो गई, अब तो अपन चलते हैं। नहीं, संजू ने वो काम नहीं किया। संजू ने मेक श्योर किया कि वो जब तक ग्राउंड पे खड़ा है, तब तक वेस्ट इंडीज इस टेंशन में रहे कि भाई कहीं ये मैच जीत ना जाए ये लोग। एंड संजू ने वही काम किया। संजू ने मेक श्योर किया कि वो पूरी इनिंग खेल कर आएगा और अपनी इनिंग को उसी तरीके से खत्म करेगा। संजू सैमसन का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उस इंटरव्यू में भी उसने अपनी मेंटल टफनेस को लेकर बात करी थी, जो कि वाकई में बहुत रिमार्केबल है। एंड मैं तो आप सभी लोगों से यही बात कहूंगा कि जब भी ऐसा कोई खिलाड़ी ऐसी कोई पारी खेलता है ना, तब उसकी बात को जरूर सुनिए, क्योंकि जो मेंटल टफनेस हमको हमारी लाइफ में चाहिए होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं यहां से ही मिल सकती है। खैर, मैच के ऊपर दोबारा लौटते और समझते हैं कि भाई मैच में आज क्या हुआ, क्योंकि आज इंडिया की बॉलिंग भी उतनी शानदार तो नहीं रही थी। हम कहेंगे कि भैया बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर दी, लेकिन हाँ, वेस्ट इंडीज ने यहाँ पर आज बहुत अच्छी बैटिंग करी है।
और उसमें एक हद तक कंट्रीब्यूशन जाता है कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा को भी। अभिषेक शर्मा ने बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने फील्डिंग बहुत बुरी करी। जब आप एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच में 2 कैचेस छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी टीम के लिए बहुत हद तक ना सिचुएशन को खराब कर देते हो। एंड आज यहां पर यही चीज अभिषेक शर्मा ने भी करी। अभिषेक शर्मा ने 2 कैचेस छोड़े और ऐसे मौकों पर छोड़े जहां पर कि इंडिया को जरूरत थी विकेट की। एंड अगर वो 2 कैच पकड़ लिए गए होते तो शायद वेस्टइंडीज इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर भी नहीं पाता। तो अगर हम लोग मैच समरी की बात करें तो आज वेस्टइंडीज ने 195 का टोटल खड़ा किया था। सिर्फ 4 विकेट गिरे थे माइंड यू उनके, है ना। आखिरी में जो पार्टनरशिप हुई थी रोमन पॉवेल और जेसन होल्डर के बीच में, आई थिंक 32 ऑड बॉल्स में करीब 78 रन की पार्टनरशिप हुई थी। बहुत डोमिनेटिंग पार्टनरशिप थी। दोनों खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला। मतलब पॉवेल ने 19 बॉल्स में 34 बनाए 178 के स्ट्राइक रेट से, एंड जेसन होल्डर ने 22 बनाए 22 बॉल्स में 37 रन से स्कोर किए 168 के स्ट्राइक रेट से। दोनों ने करीब 5 छक्के मारे और 5 चौके मारे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आखिरी के ओवरों में इन दोनों ने लपक के कूटा इंडिया को। लेकिन जो सेकंड लास्ट ओवर किया था अर्शदीप ने, वो ओवर उसने बहुत अच्छा निकाल दिया था। अगर उस ओवर में थोड़े बहुत रन भी ज्यादा पड़ जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्कोर है ना, ये 205 210 तक भी जा सकता था। बट उसने वहां पर बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडियन बॉलिंग की, तो इंडियन बॉलिंग आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिलो पार ही रही। जैसे अगर आप इकोनॉमी रेट की ही बात करें तो अर्शदीप का इकोनॉमी रेट भी 10.8 का रहा, ऑल्दो उसने एक ओवर बहुत अच्छा डाला था। इसके अलावा हार्दिक पांड्या का दिन आज खराब ही रहा। 4 ओवर में 40 रन गए। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 35 रन दिए। बुमराह भी आज 4 ओवर में 36 रन गए। हालांकि बंदे ने 1 ओवर में 2 विकेट निकाले, जो कि भाई बुमराह के लेवल में बहुत अच्छी बात थी। वरुण चक्रवर्ती आज फिर एक बार महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 40 रन दिए। मतलब कि बॉलिंग मैं कह सकता हूं कि बिलो पार रही। बट आपको यहाँ पर वेस्टइंडीज को भी पूरा हक देना पड़ेगा कि यार बंदी भाई इन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया, बहुत अच्छे से काउंटर किया। अब इसके बाद अगर हम लोग इंडियन बैटिंग की बात करें तो इंडियन बैटिंग आज ऐसा लग रहा था कि भैया कंट्रीब्यूशन देने के मूड में कम ही है। मतलब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने आज ओपनिंग करी। बहुत लोग यहाँ पर संजू सैमसन को लेकर लिख रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना है उन लोगों को। अभी हम लोग उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन पहले जरा एक बार टीम देख लें। तो अभिषेक शर्मा ने यहाँ पर ओपन किया। 11 बॉल में 10 रन बनाकर बंदा आउट हो गया। ईशान किशन ने 6 बॉलों में 10 रन बनाए। ईशान किशन को लेकर कई लोग बोल रहे हैं कि यार उसका ओपनिंग स्लॉट ले लिया तो वो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ईशान के नंबर 3 पर आने से इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है, बहुत ज्यादा मजबूत। एंड ईशान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ओपनिंग कर रहा है या नीचे आ रहा है, क्योंकि जब इससे पहले हम लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे उसमें ईशान किशन नंबर 3 पर ही आ रहा था और उसने अच्छी बैटिंग करी थी वहां पर। तिलक वर्मा अच्छी कोशिश करी, 15 बॉलों में 27 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव थोड़े से आज स्टिकी रहे, 16 बॉलों में 18 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने कोशिश करी भरपूर, 14 बॉलों में 17 रन बनाए। इसके बाद आखिरी में शिवम दुबे उतरे और बंदे ने 4 बॉलों के ऊपर 8 रन बनाए और बहुत शानदार बंदे ने मतलब यहाँ पर बैटिंग करी। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मतलब शिवम दुबे ने 4 बॉलों में 8 रन बनाकर एक तरीके से आखिरी का जो प्रेशर था ना यार, वो खत्म कर दिया था। वरना वो प्रेशर ना बहुत बड़ा माउंट हो सकता था। एंड इन सब के बीच में संजू सैमसन ने बनाया 97 नॉट आउट 50 बॉलों में, 194 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 12 चौके। और बंदे ने जिस तरीके से पूरी टीम के स्कोर को अपने साथ लेके चला है, मतलब 196 का जो टारगेट चेज करना था उसमें संजू सैमसन ने 94 बनाया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है उसने। बहुत बढ़िया गेम रहा आज का इंडिया के लिए। एंड इंडिया ने इसी के साथ सेमीफाइनल का स्पॉट भी अपना फाइनल किया है। इंग्लैंड के साथ अब इंडिया का मैच होना है। 5 मार्च को ये मैच होगा, उसके बाद 8 तारीख को फाइनल होगा। जो भी कोई टीमें जीतकर वहां पहुंचती हैं, इंडियन टीम काफी अच्छा गेम दिखा रही है, ये कहना गलत होगा क्योंकि इंडियन टीम काफी स्क्रैची तौर पर जीत रही है। बट हाँ, एक बात है कि हमारे पास में एक बार फिर से मैच विनर्स ज्यादा हो चुके हैं। एंड जब एक टीम के पास से मैच विनर्स ज्यादा होते हैं तो वो टीम ऑटोमेटिकली काफी अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर देती है, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया भी कर रही है। लेकिन क्या इंडिया फुल प्रूफ हो चुकी है? शायद नहीं। क्या इंडिया के पास में अभी भी सॉल्यूशन ढूंढने का टाइम है? बिल्कुल है, क्योंकि अब इंडिया को थोड़ा समय मिलेगा। जैसे आज 1 तारीख हुई है, अब करीब 3 दिन का समय इन लोगों को मिलेगा जिसमें कि ये लोग अपने समझ सकते हैं कहाँ पर क्या गलती हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के सामने शायद अनचेंज टीम ही जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड भी यहाँ पर थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रगल कर रही है और ये चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होगी।